बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। शुरुआत जम्मू कश्मीर के राजौरी में चमोली के कूनीगाड़ गांव के रहने वाले रुचिन सिंह रावत शहीद हो गए हैं। रुचिन का पार्थिव शरीर चमोली उनके गांव लाया जा रहा है और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। सुबह 10 बजे पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले शहीद रुचिन सिंह रावत का पार्थिव शरीर शनिवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उत्तराखंड के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम धामी एयरपोर्ट पहुंचे और जवान को सैनिक सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में रुचिन तैनात थे और 9वीं पैरा कमांडो में थे। रुचिन अपने पीछे बुजुर्ग माता, पिता, पत्नी और 4 साल के बच्चे को छोड़कर चले गए। रुचिन की शहादत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में गम का माहौल था। हम सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जरा आप बताइएगा कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा पैतृक गांव पर? जी, अभी बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पे पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और सैनिक सम्मान के साथ रुचिन रावत का अंतिम संस्कार उनके जो घाट है, यहाँ पे पैतृक घाट है, वहाँ पे संपन्न किया जाएगा। गांव के लोग धीरे धीरे उनके घर में जुट रहे हैं। घर में काफी मातम छाया हुआ है। जो परिवार के लोग हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। और अगर बात करें तो जो रुचिन है, उनका एक भाई है, वो भी नेवी में है, एक बहन है, उनकी शादी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक भरा परिवार उनका था और आज जब उन्होंने घर वालों ने अपने बेटे को खो दिया है तो कहीं ना कहीं वो दुख भी साफ यहाँ पे इस समय दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में अवैध मजार पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। शनिवार को हरिद्वार प्रशासन ने आनंदनगर इलाके में एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने मजार तोड़ने का विरोध करते हुए हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर हालात को काबू में रखा और प्रशासन की कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने इलाके में तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की और फिर अवैध मजार को ध्वस्त करने का काम किया गया। इसके बाद सिंह द्वार चौक पर अवैध तरीके से बनाए गए हनुमान मंदिर को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया और प्रशासन का कहना है कि उनकी कार्रवाई निष्पक्ष है, किसी के खिलाफ नहीं है। 5 से 6 दिन पहले हम लोगों के द्वारा हिंदू स्ट्रक्चर हटाए गए थे, जो कि रास्तों पे या सार्वजनिक स्थान पर एस्टेब्लिश कर दिए गए थे। और आज इसी क्रम में अभी सबसे पहले एक मज़ार को हटाया गया है, जो कि बीच रास्ते में बनी हुई थी, और इसके बाद जो और स्ट्रक्चर है उनको भी आइडेंटिफाई करके हटाया जा रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर इसको हटाना? कुछ लोग नहीं, देखिए ये कुछ चंद लोगों का एक इंटरेस्ट है जो कि अपना पॉलिटिकल इश्यूज सिद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। जो भी चीज़ें की गई है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में की गई है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सभी सामान्य है और इतना किसी का वजूद भी नहीं है कि इस हरिद्वार में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े। अवैध मजारों के खिलाफ चल रहा धामी सरकार का बुलडोजर अब जंगल से निकलकर शहरों की तरफ आ गया है। हरिद्वार में आज ज्वालापुर क्षेत्र के आर्य नगर में एक काफ़ी पुरानी मजार को आज तोड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। अभी उस मजार को तोड़ने के बाद उसका जो मलबा है यहाँ से जेसीबी से उठाकर उसको जो है भरा जा रहा है। मजार तोड़ने के दौरान यहाँ जो कार्रवाई है वो बेहद गोपनीय ढंग से की गई, बहुत ही संवेदनशीलता उसमें बढ़ती गई। किसी भी उससे मीडिया को न सिर्फ दूर रखा गया बल्कि रास्तों की भी बैरिकेडिंग कर दी गई और किसी भी को भी आने जाने की उसमें किसी भी तरह की इजाज़त नहीं देगी, ताकि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार।
नैनीताल में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार के निर्देश के बाद शनिवार को बारापत्थर इलाके से अतिक्रमण को हटाया गया है। यहां स्वार, रामपुर, मुरादाबाद के लोगों ने वन भूमि में अतिक्रमण किया है। वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, जहां उन्होंने अतिक्रमण को हटाया है। हालांकि अभी कुछ और क्षेत्र में इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर वन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। उनको खुद ही हटने के निर्देश दिए। इस समय वर्तमान में किसी भी प्रकार का जो अतिक्रमण है वो शासन से निर्देश हुए हैं कि सारे प्रकार के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। उसी क्रम में प्रभागीय वन अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आज यहाँ बारापत्थर क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पत्थर में वन भूमि में जो अतिक्रमण है उसके चिन्हीकरण पूर्व में वन विभाग द्वारा किया गया था। इनको मौखिक रूप से भी पूर्व सूचित किया गया था। जो इनकी लीज की भूमि है उससे अतिरिक्त जो अतिक्रमण किया गया उसको आज वन विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन द्वारा हटाया गया है। वन विभाग उत्तराखंड में चैरिटी के नाम पर फायदा उठा रहे अल्पसंख्यक स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग जल्द एक्शन लेने की तैयारी में है। प्रदेश में कुल 286 अल्पसंख्यक स्कूल चल रहे हैं, लेकिन यहां अल्पसंख्यकों के बच्चे सिर्फ गिनती के हैं। उत्तराखंड सरकार अब माइनॉरिटी के नाम पर ग्रांट ले रहे स्कूलों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। स्कूलों की मान्यता से लेकर ग्रांट खत्म करने पर भी एक्शन हो सकता है। दरअसल प्रदेश में माइनॉरिटी के नाम पर चल रहे स्कूल मोटी फीस ले रहे हैं। अब सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जांच करेंगे और 4 सदस्यीय टीम स्कूलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्कूलों में छात्रों की धर्मवार गिनती की जाएगी। और देहरादून से हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइएगा, जिस तरीके से कई स्कूलों पर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, किस तरह से तैयारी देखने को मिल रही है स्कूलों पर? देखिए, लगातार शिकायतें मिल रही थी और ये मांग बार बार उठ रही थी कि देहरादून में खास तौर पर मैं बात करी, क्योंकि एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड, और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कूल जो हैं पूरे प्रदेश भर में अगर मैं बताऊं तो 286 ऐसे स्कूल हैं जो अल्पसंख्यकों के नाम पर ग्रांट ले रहे हैं। इन स्कूलों की खास बात यह है कि एक तो इन्हें कई सारे फायदे मिलते हैं चैरिटी के नाम पर, और आरटीई के तहत यहाँ पर एडमिशंस देने के लिए भी ये बाध्य नहीं है ये स्कूल। अब एक स्कूल रायपुर का एक स्कूल है जिसने एक अपनी दूसरी शाखा खोलने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी एक एप्लीकेशन दायर की, और वहां ये देखने को मिला, जब मुख्य शिक्षा अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने जांच की, तो ये देखने को मिला कि 1200 बच्चों में से सिर्फ 19 बच्चे ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यक के नाम पर वहां पर शिक्षा ले रहे हैं। फिर जब जांच की गई तो ये देखने को मिला, इसकी शिकायत एजुकेशन डिपार्टमेंट से की गई है और शिक्षा मंत्री ने भी ये निर्देश वहां पर दे दिए हैं कि जितने भी ऐसे स्कूल चल रहे हैं अल्पसंख्यकों के नाम पर जो चैरिटी ले रहे हैं और जहां पर उतने बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, इन तमाम स्कूलों की जांच की जाए। उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि अब ये एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। धर्मवार गणना होगी इन स्कूलों में और इन स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है जो ग्रांट ले रहे हैं, और वहां पर एक्शन की अब तैयारी ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर देखने को मिल सकती है। चलिए भारती, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन दौड़ के जरिए पीएम मोदी का आभार जताया जाएगा। इस मैराथन दौड़ को थैंक यू मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड का नाम दिया गया है। आज सुबह 6:30 बजे सीएम धामी ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। G20 समिट के लिए उत्तराखंड को 3 प्रोग्राम मिले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर भारी संख्या में उत्तराखंडवासी पहुंचे हैं और हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का पुष्कर सिंह धामी ने आगाज किया। डॉक्टर राकेश सुनियाल जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा, जरूरत पड़ी तो राज्य हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के हित में जो जरूरी होगा वो करेंगे। आपको बता दें कि अखबार से बातचीत से ये सीएम धामी ने बात कही है कि उत्तराखंड में भी कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठ चुका है। तो बता दें आपको, एक अखबार से बातचीत में सीएम धामी ने इस बात का जिक्र किया है, जनसंख्या
नियंत्रण कानून लाएंगे, ये बात कही गई है। जरूरत पड़ी तो ये कानून लाएंगे, ये बात सीएम धामी ने कही। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। बीजेपी जहां इस पर कोई बड़ा कदम उठाकर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, वहीं कांग्रेस इसकी जरूरत ही नहीं मानती है। देखिए रिपोर्ट। वक्त वक्त पर जनता नियंत्रण कानून पर बहस छिड़ती रही है। बीजेपी मानती है कि उत्तराखंड में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी, जबकि कांग्रेस कहती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी कांग्रेस की देन है। लेकिन बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। और अभी हम लोग बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, और क्योंकि उत्तराखंड की जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति के लिए भी आवश्यक है कि हम कानून बनाएं। अब सियासत भले कुछ भी कहे, लेकिन जानकार अब उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत बताते हैं। मंदिर, मस्जिद, मजार, मदरसे, जनसंख्या नियंत्रण, बस क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि मंत्री तो पीट रहे हैं सरेआम लोगों को। कहीं कोई वीआईपी कुछ कर जा रहा है, कहीं सफेद पोश नेता जांच नहीं होने दे रहे हैं, तो बेचारे अपनी जो खाल है उसको बचाने के लिए उनके पास और कोई उपाय ही नहीं हो, ऐसे ही कुछ ना कुछ सुगुफे बीच बीच में छोड़ते जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस शुरू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच 2 बच्चों की शर्त रखकर सरकार बहुत पहले ही इस दिशा में बड़ा फैसला ले चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। साल 2025 तक काम की प्लानिंग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक मीटिंग ली है, जिसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल विभाग के अफसर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जिलों में बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, इसके कारणों को देखा जाए ताकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आए। वहीं सभी स्कूलों में जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में डिमांड के हिसाब से कोर्स भी करवाए जाए। तो खेल विभाग इस बात पर ध्यान दे कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का फायदा खिलाड़ियों को मिले। सीएम ने कहा है कि 2024 में होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। बीजेपी अपने 5 लोकसभा सांसदों को फिर से टिकट देगी या इनमें से कुछ का पत्ता साफ हो जाएगा, ये आने वाले महीनों में तय हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बीजेपी संगठन ने इन सांसदों को एक होमवर्क पकड़ा दिया है, जिस पर इन सांसदों का भविष्य टिका है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने अपने सांसदों को जमीन पर उतरने का फरमान सुना दिया है। सांसदों को अपनी लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र की खाक छाननी होगी और 1 महीने में अपनी रिपोर्ट खुद पेश करनी होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भी अपने सिटिंग सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लेने उत्तराखंड पहुँच चुके हैं। अब सांसदों का प्रवास लगा हुआ है। सांसदों के अपनी अपनी विधान लोकसभा के अंदर और लोकसभा में हर विधानसभा के अंदर जो कमजोर बूथ है उसको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है। हालांकि सब कवायद के बीच बीजेपी के सांसद खुद को सक्रिय करार दे रहे हैं। को लाना, ये सब बातें होती हैं, इन्हीं पर बात हुई है। और चुनावी वर्ष है, ये भी बात सही है कि अधिकतम लोगों के साथ संपर्क भी हो और हमारे बूथ सक्रिय रहे। ये नहीं, मेरी हमेशा सक्रियता रही है और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के समय केवल सक्रियता बढ़ती है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनिवार्य काम करती रहती है। आने वाले समय में क्या उम्मीद मानते हैं 24 के चुनाव? आप क्या उम्मीद मानते हैं, आप तो समझ ही रहे हैं। जाहिर है बीजेपी सांसद भले ही अपनी सक्रियता का दावा करें, लेकिन संगठन के पास पहले से ही इनके कामकाज का लेखा जोखा मौजूद है। ऐसे में बीजेपी के 5 सांसदों को टिकट मिलेगा या कटेगा, ये अगले 1 महीने में तय होगा, क्योंकि सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड खुद पेश करना होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। सीएम धामी आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि 2:50 पर सीएम धामी उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। दिल्ली में सीएम धामी कई मंत्रियों से भी मिल सकते हैं, तो ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफी अहम माना जा रहा है। 2:50 पर उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और बताया ये जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। हालांकि जब मुलाकात होगी तो उत्तराखंड के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत भी होगी, जिस पर चर्चा भी होगी, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान, इस दौरे के दौरान ही जब वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे तो तमाम अहम बातों को लेकर चर्चा होगी। हरिद्वार में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के दो बड़े नेताओं में विवाद बढ़ता जा रहा है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत खुलकर आमने सामने आ गए हैं और दोनों का टारगेट एक ही लगता है, चाहे कुछ हो, पर हरिद्वार में लोकसभा का टिकट विरोधी के हाथ न लगे। हरीश रावत और हरक सिंह रावत एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पर फिलहाल लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं, हरिद्वार से सांसद का चुनाव लड़ने को लेकर छिड़ी है। हरक सिंह इन दिनों हरिद्वार में एक्टिव बने हुए हैं। हरक सिंह साफ साफ अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर टिकट मिलेगा नहीं ये पार्टी को तय करना है। पर हरिद्वार में हरक सिंह रावत की एंट्री कांग्रेस नेता हरीश रावत को परेशान कर रही है, और ये परेशानी 2009 में हरिद्वार से सांसद रहे हरीश रावत के बयान में साफ झलकती है। भाई मैं कोई भी लड़े, मैं तो सबके लिए काम करूंगा, सबको जिताने के लिए काम करूंगा, लेकिन 2016 के अपराधी जो भी हैं, जो भी खलनायक हैं, वो कहीं से भी लड़ना चाह रहे हो तो इस समय कांग्रेस को जिताने के लिए काम करके अपने पाप का प्रायश्चित करें, फिर आगे देखेंगे जब पाप का प्रायश्चित हो जाए। हरिद्वार में हरक की एंट्री और हरीश रावत के बयान से साफ है कि दोनों धुर विरोधी नेता एक दूसरे को सहन करने के मूड में नहीं है। 2016 की याद दिलाने वाली बात पर हरक सिंह ने तीखा पलटवार किया। हरक सिंह ने कहा कि 10 चुनाव हारने वाला नेता बड़ा नेता नहीं होता, और जिस दिन मैं 2 चुनाव हार जाऊंगा चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। बार बार ये दोहराओगे कि साहब 2016, तो उस दिन कहते ना सोनिया गांधी से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कि भाई कि नहीं, इनको नहीं सम्मिलित करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि 10 चुनाव हार जाऊं। कि वो लहर, जब लहर थी तब चुनाव जीते, और उसके बाद पार्लियामेंट से लेकर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में, जिस दिन मैं लगातार 2 चुनाव हार जाऊंगा, मैं आज आपसे कह रहा हूं उस दिन मैं चुनाव की राजनीति नहीं करूंगा। हरक सिंह ने कहा, मेरी वापसी 2022 में किसी ब्लॉक के नेता ने नहीं, बल्कि देश के, प्रदेश के बड़े नेताओं ने करवाई थी। अब जिसे दिक्कत है वो हाईकमान से बात करे। साफ है, हरक सिंह हो या हरीश रावत, हरिद्वार से टिकट की दावेदारी के सवाल पर सियासत शुरू हो गई है, और दोनों नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ हुई इस जुबानी जंग ने हरिद्वार में टिकट की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ की धारचूला एसबीआई में बैंक मैनेजर को गार्ड ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। गार्ड ने कुर्सी पर बैठे मैनेजर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। बताया यह जा रहा है कि ड्यूटी को लेकर गार्ड मैनेजर से नाराज, और उसने अपनी नाराजगी के चलते घटना को अंजाम दिया है, और इस घटना में बैंक मैनेजर 35% के करीब चल गए हैं। घटना से बैंक में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मैनेजर की गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से ऋषिकेश एम्स रेफर किया है। वहीं पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। गार्ड दीपक क्षेत्री देहरादून के विकासनगर का रहने वाला है, जबकि मैनेजर बिहार के रहने वाले हैं। कुछ कहा सुनी में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें तुरंत मौके पे पुलिस पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और एसबीआई के जो मैनेजर हैं उनको वहीं पे फर्स्ट एड करवा के उनको जो है एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट करवाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में 2 दिन से मौसम साफ था, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसमें धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम से ये ताजा तस्वीर आपके लिए हम लेकर आए हैं, और आप देखिए, जहां 2 दिन से मौसम साफ था और एक बार फिर से यहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बर्फबारी हो रही है। यदि ऐसा ही रहा तो
मौसम विभाग ने अगले 4 दिन मैदानी इलाकों के लिए तो मौसम साफ बताया है, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाने वालों के लिए राहत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में बारिश होगी, जिसमें यात्रा मार्गों पर दिक्कतें भी आ सकती हैं। कि महीने में इससे पहले 2015 और 2020 में भी रिकॉर्ड बारिश हुई है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा में लोगों के ज्यादा आने से समस्याएं बढ़ गई हैं। अगले 3-4 दिनों में जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जैसे मैंने बताया उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गरज के साथ वर्षा की संभावना है। बाकी जो उत्तराखंड के ज्यादातर स्थान है वहां पे मौसम साफ रहेगा। लगातार मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह ग्लेशियर टूटने की घटनाओं के बाद अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है, जो लाउड स्पीकर के जरिए यात्रियों को सचेत भी कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित आवागमन भी करवा रहे हैं। एक लाइन में चलिए और चलते रहिए। अम्मा एक लाइन में चलिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।